अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को हर तरह के ऑफर दे दिए हैं। मॉनसून सेल का ऑफर, विंटर डिस्काउंट ऑफर, और दोनों ऑफर के भीतर एक ही पैकेज है। 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी। अखिलेश यादव फुल कॉन्फिडेंस में हैं। उन्होंने बीजेपी के किसी भी नेता को सपा में लेने से इनकार कर दिया है और बोले हैं जो मुझसे किसी भाजपाई को सपा में लेने की सिफारिश लेकर आएगा उसको भी निकाल दूंगा। अखिलेश यादव मॉनसून ऑफर के साथ तैयार है, लेकिन गुजरात लॉबी ने जिन घोड़ों पर योगी को हटाने का दांव लगाया है वो घोड़े कमजोर हैं। दोस्तों, पिछले 1.5 महीने में और खासकर पिछले 10 से 12 दिनों में उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है वो सामान्य नहीं है। गुजरात लॉबी और बाबा लॉबी के बीच एक युद्ध चल रहा है। 4 जून के बाद से जो केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दरबार की गणेश परिक्रमा कर रहे थे, 14 जुलाई को उन्होंने लखनऊ आकर क्या कहा, सबसे पहले तो आप वो सुन लीजिए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अपनी बात कहते हुए अगर आपने केशव प्रसाद मौर्य की आंखों पर गौर किया होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी आंखों के सामने 24 घंटे सिर्फ सीएम की कुर्सी ही रहती है। लेकिन क्या करें, कहें ये चाहे जो भी लें, असल में बात तो ये है कि इनकी सियासी जमीन दरकी हुई है। मौर्य मानने को तैयार नहीं है। वो दुष्यंत कुमार का एक शेर है ना, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी तुमको यकीन नहीं। खैर, केशव प्रसाद मौर्य की सरकार से अदावत पुरानी है। 7 साल से यही सब कुछ चल रहा है, कभी कुर्सी को लेकर, कभी कमरे को लेकर, कभी अधिकारियों को लेकर। लेकिन अब की बार मौर्य जी चाहते हैं अपनी खुद की सरकार। खुद अपना चुनाव हारकर उप मुख्यमंत्री बनने वाले केशव प्रसाद मौर्य को बूस्टर डोज की जरूरत महसूस हो रही है। कवर फायर की जरूरत है। दिल्ली के इशारे पर यह कवर फायर मिल भी रहा है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह को सुन लीजिए आप जरा। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। 42 सालों में ऐसा नहीं देखा था, लेकिन इसका एहसास भी इनको 2017 से लेकर 2024 के कई महीनों तक नहीं हुआ, अब अचानक होने लगा। खैर, जब दिल्ली को लगा कि अभी भी योगी आदित्यनाथ पर चल रहे बाण हवा में गायब हो जा रहे हैं, तो फिर ब्रह्मास्त्र चलने की बारी आई। बीजेपी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि जिंदा रहूंगा तभी तो राजनीति करूंगा। मुझे मारने के लिए 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की तैयारी थी। मेरी हत्या हो सकती थी। जिले के अधिकारीगण कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ये स्पष्ट लग रहा है कि कहीं न कहीं किसी वरिष्ठ या कोई उच्च स्तरीय या तो नेता का हाथ हो या किसी विरोधी दल के बड़े नेता का फोन गया हो। कुछ न कुछ ऐसा है जिससे अधिकारी वहां दबाव में जांच नहीं कर। यानी सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की उस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए जिसकी तारीफ में मोदी और शाह दोनों कसीदे पढ़ते थकते नहीं थे। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। अमित शाह को दूरबीन से भी दूर दूर तक कोई अपराधी दिखाई नहीं दे रहा था। फतेह बहादुर के बयान से एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश हुई कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर का विधायक सुरक्षित नहीं है, तो फिर प्रदेश का क्या होगा। दरअसल राजनीति परसेप्शन का खेल होती है दोस्तों, और मुलाकातों का भी बड़ा रोल होता है। योगी के शासन और कानून व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगाने की शुरुआत रमेश मिश्रा ने पहले ही कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा। बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा किस बात का बदला ले रहे हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। और दोस्तों, ये वो तमाम लोग हैं जो बीजेपी के ही हैं, लेकिन मोर्चा तो सहयोगियों ने भी खूब संभाला है। कप प्लेट वाली पार्टी की मुखिया अनुप्रिया पटेल 10 साल में मोदी सरकार में मंत्री हैं, अब की बार भी मंत्री हैं।
मोदी सरकार ने यूनिवर्सिटीज में आरक्षण का कैसे दिवाला निकाला ये तो आप ही जानते हैं, मगर पटेल जी की चुप्पी नहीं टूटी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 33 क्या रह गईं? अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख डाली और उन नौकरियों पर सवाल खड़े किए जो इंटरव्यू से दी जाती हैं। उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ के आरोप लगा डाले। 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी इनको शायद अचानक ही याद आ गया। भाई मैं तो इन शिक्षकों की लड़ाई न जाने कब से लड़ती आ रही हूँ, लेकिन इस बीच कभी अनुप्रिया पटेल को शिक्षकों की याद नहीं आई थी, लेकिन अब आ गई। आंसू बहा रही है। अनुज पास आइए और इनके आंसू दिखाइए। आप यहाँ पर बैठकर आंसू बहा रही हैं। अरे आपको तो जा करके वहाँ मंदिर बन रहा है, वहाँ मंदिर बन रहा है, तो जाइए उद्घाटन में जाइए मंदिर के। योगी जी अब बहुत हो गया, हम लोग बहुत लाचार हो गए हैं, अब हमारे अंदर क्षमता नहीं रह गई है। अब हम सब कुछ इन तमाम नेताओं मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो सरकार में बैठे लोग, मैं जाट नहीं हूँ, मैं नहीं दिख रही उन्हें, है वहाँ मिमिक्री हो गई तो आप पूरे करेंगे भाई जाटों का अपमान हुआ। अब जाटों का अपमान नहीं हो रहा। अयोध्या से हैं आप? अरे आपको तो अयोध्या में वहाँ मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, देश को मंदिर मिल रहा है, आप नौकरी लेके क्या करेंगे मैडम? सुल्तानपुर छोड़ते हैं मैम, पैदल के लिए नौकरी के लिए मैम सुल्तानपुर छोड़ते हैं मैम, तभी लखनऊ आते हैं। एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया, और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे, और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। अनुप्रिया के बाद मोर्चा संभाला संजय निषाद ने। बेटे की हार का दर्द तो इनके दिल में था ही, तो दिल्ली दरबार ने भी कंधे पर हाथ रख दिया और कहा कि जुबान खोलो और जो चाहे वो बोलो। संजय निषाद जी बोले कि बुलडोजर एक्शन की वजह से नुकसान हो गया, अब बुलडोजर चलेगा तो वोट कौन देगा? अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे, 90 साल से बैठा हुआ आदमी, गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर लगाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने भी चुनावी हार का ठीकरा किस पर फोड़ा ये जानते हैं ना। लेकिन दोस्तों अब एक यक्ष प्रश्न है कि जब चारों ओर से हमले हो रहे थे तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे? तो योगी जी ने दिल्ली के पाले में ही गेंद फेंकी। वहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। योगी जी बता रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में हारे, तब आप याद कीजिए वो बयान, ये मोदी की गारंटी। ध्यान रखिएगा ये चुनाव मोदी की गारंटी का था, भाजपा की गारंटी का नहीं। पोस्टर, बैनर, बिल्ला, पर्चा, पर्ची, बस्ता, टी शर्ट, झंडा, सब कुछ याद करिए, हर जगह मोदी की तस्वीर, मोदी की गारंटी। अब चुनाव से थोड़ा पहले चलते हैं। तारीख 29 फरवरी, जगह दिल्ली। एक मीटिंग हुई। मीटिंग में BS संतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ और चुनाव समिति के कई नेता मौजूद थे। मीटिंग महज 20 मिनट चली। इसके बाद BS संतोष को एक लिस्ट दी गई। उन्होंने 50 नाम पढ़े। योगी ने कहा कि इनमें से 35 सांसदों के टिकट काट दीजिए, लेकिन बात सुनी नहीं गई। अब मजे की बात सुनेंगे, इन 35 में से 27 सीटें बीजेपी हार गई। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात सुनेंगे, योगी के गढ़ गोरखपुर के पास की सीटें बीजेपी जीत गई, लेकिन वाराणसी के आसपास की सीटें बीजेपी हार गई। और उस पर अयोध्या की हार कुछ वैसी ही है कि हरे जख्मों पर नमक का जोरदार छिड़काव हुआ है। इधर सारे तीर चले जा रहे थे तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, कैबिनेट मीटिंगों से दूर थे। ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन दोनों डेप्यूटी सीएम उसमें नहीं गए। आजमगढ़ में समीक्षा बैठक की तो राजभर वहां नहीं आए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के साथ आधे घंटे बैठे रहे। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर दोनों केशव और पाठक से मुलाकातें करते रहे। प्रयागराज में योगी ने समीक्षा बैठक की तो शहर में होते हुए भी केशव प्रसाद मौर्य वहां नहीं गए। दोस्तों बीजेपी के एक नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि नाम मत बताइएगा, एक बात बता रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक परसेप्शन बना है कि ठाकुरवादी सरकार है, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य की ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। खैर सवाल फिर वही दोबारा आता है
कि अपने ऊपर होते इतने हमलों के बीच योगी आदित्यनाथ कर क्या रहे थे? तो योगी लगातार दिल्ली दरबार को चुनौती दे रहे थे। मोदी और शाह के करीबी दुर्गा शंकर मिश्रा को योगी ने चौथी बार मिलने वाले एक्सटेंशन पर फुल स्टॉप लगा दिया और यूपी का मुख्य सचिव अपने करीबी मनोज सिंह को बनवा लिया। मिश्रा जी मायूस होकर दिल्ली दरबार से लौट आए। अब लोगों को लगा कि ऐसा कैसे? तो ऐसा कुछ ऐसे क्योंकि मोहन भागवत पूरी तरह से योगी के पीछे खड़े होकर कह रहे हैं, मैं हूं ना। मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। योगी को हटाने की कोशिश 2022 के चुनावों से पहले भी हुई थी, लेकिन परिणामों को भांपकर मोदी और शाह ने कदम पीछे खींच लिए। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव ने एक किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश में कई दावे किए हैं, जिसमें से एक ये भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारियां की जा रही थी। ज्ञानवर्धन के लिए किताबें पढ़ी जानी चाहिए, पढ़ते रहिए। बात हमने उत्तर प्रदेश में मची कचौंधर पर की, लेकिन दोस्तों जहां जहां बीजेपी सरकार में है या आने के लिए मार कसमसा रही है, वहां ऐसे ही सिर फुटौल मची हुई है। और 4 जून के बाद तो जो झुट्टम झुट्टा की स्थिति हुई, कहिए मत। यूपी के पास ही है उत्तराखंड, पहाड़ों का मौसम बड़ा तगड़ा रहता है, लेकिन आजकल सियासी मौसम बहुत गड़बड़ है। तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भरे मंच पर धामी जी की क्लास लगा दी। द हिंदू में इशिता मिश्रा ने रिपोर्ट की है। द प्रिंट के लिए नीलम पांडे ने भी ये खबर की है कि तीरथ रावत ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए और फैसले थोपे ना जाएं। जाहिर है कि धामी के सिंहासन पर भी लोगों की नजर है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं, ये कोई ही नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, दायित्व। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला यहाँ पीछे बैठ गया, पता नहीं। वापस उत्तर प्रदेश में आते हैं। हालात ठीक नहीं है, इंजन और डिब्बे आपस में टकरा रहे हैं। अब क्या होगा ये तो अयोध्या के प्रभु श्री राम ही जाने, जिन्होंने अपनी धरती से ही बीजेपी को सबक सिखाया है। लेकिन दिल्ली के तगड़े वाले जानकार बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। कब होगा अभी उसी पर मंथन चल रहा है और माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।